नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही रोचक और हृदयस्पर्शी कहानी। कहानी का नाम है कोख का किराया, जिसे लिखा है जाने माने हिंदी के साहित्यकार तेजेंद्र शर्मा जी ने। तेजेंद्र शर्मा जी को डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान प्राप्त हो चुका है। तो आइए चलिए सुनते हैं तेजेंद्र शर्मा जी की कहानी कोख का किराया। आज मनप्रीत हारी हुई सी घर के एक अंधेरे कोने में अकेली बैठी है। वो तो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। आज तो पूरा कमरा, पूरा घर ही पराजय का पर्याय सा बना हुआ है। सूना, अकेला, सुनसान सा घर। अभी तक तो घर में सब कुछ था, खुशी, प्रेम, विश्वास। हत्या हुई है भावनाओं की। किंतु मनप्रीत ने कब किसकी भावनाओं का आदर किया है? अपने वर्तमान के लिए वो किसे उत्तरदायी ठहराए? वर्तमान कोई किसी साधु महात्मा द्वारा जादू के बल पर अचानक हवा में से निकाला हुआ कोई फल या प्रसाद तो नहीं है। अतीत की एक एक ईंट जुड़ती है, तब कहीं जाकर बनता है वर्तमान। अतीत कैसा था मनप्रीत का? अतीत कैसा था उसका बचपन का? कैसी थी वह गलियां जहां वह खेली थी? भला लंदन में भी कोई गलियों में खेलता है? यहाँ तो प्रत्येक काम पूरे कायदे और सलीके से होता है। यदि खेलना हो तो लेजर सेंटर जाओ, वहां स्विमिंग करो, बैडमिंटन खेलो। लेकिन मनप्रीत की सोच तो हमेशा से यही रही है कि संसार के सारे नियमों को ध्वस्त कर दो, कानून की किताबों को जला दो। अरे ये मनुष्य का जन्म क्या बार बार मिलता है? अरे जीवन के मजे ले लो, नहीं तो भगवान भी वापस धरती पर भेज देगा कि जाओ, अभी कितने काम करना बाकी है। तुमने चरस नहीं चखी, सिगरेट का धुआं नहीं उड़ाया, शराब का स्वाद नहीं चखा, या यू बोर, गो बैक अगेन। क्या वह जीवन की घड़ी को वापस चला सकती है? क्या जो कुछ घट चुका है उसे जीवन की स्लेट से पोंछा जा सकता है? क्या उसे पश्चाताप की अनुभूति हो रही? नहीं नहीं, उसने कोई गलत काम नहीं किया। भला वह गलत काम कर ही कैसे सकती है? नीपी तो सुधर जा, मुंडिया नाल घूमना फिरना बंद कर दे। कुलक्षण सारी उम्र पछताएगी। माँ का तो बस एक ही काम था कि वह प्रीति को समझा सके कि वे पछताएगी। क्या यह माँ की बद्दुआ है जो उसे पश्चाताप के आंसू रुला रही है? माँ को तो प्रीतों का गोरे लड़कों के मेल जोल कभी सहन ही नहीं हुआ। वो तो गाय का मीट खाने वालों के साथ कैसे बोल लेती है? आवाज की गति से तेज उड़ान भर रही है। और माँ अब तक गाय के चक्कर में पड़ी है। कितनी अनपढ़ है माँ, बीफ को बीफ न कहकर गाय का मीट कहती है। मनप्रीत तो आज भी खाना पकाने के लिए रसोई में जाने के मुकाबले मैकडोनल्ड का हैमबर्गर मंगवाना पसंद करती है। हैप्पी मील, बिग मील, बेकन, डबल चीज बर्गर और जाने क्या क्या। शुरू शुरू में तो गैरी भी बुरा नहीं मानता था, फिर वह भी बाजार का बना खा खा कर बोर हो गया। गैरी स्वयं भी तो अपने परिवार का पहला विद्रोही था। उसके माता पिता तो पूरे के पूरे विक्टोरियन जमाने के उसूल मानने वाले ब्रिटिश परिवारों में से एक थे। गैरी अंग्रेज और काली लड़कियों से अधिक रुचि नहीं लेता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात बैठी हुई थी कि इन लड़कियों में संस्कारों का क्षय होता जा रहा है। गैरी ब्रिटिश रेल में ड्राइवर है, बस GCSE तक पढ़ाई की है, यानी कि SSC। इंग्लैंड में डिग्रियों के पीछे भागने का सिलसिला भी तो भारतीय मूल के लोगों ने ही आकर शुरू किया है। मध्यवर्गीय भारतीय अपनी संतान को जमीन जायदाद तो नहीं दे पाता, बस पढ़ाई और डिग्री ही उनके लिए जायदाद हो जाती है। अंग्रेज तो स्कूल की अनिवार्य शिक्षा के पश्चात किसी न किसी हाथ के हुनर वाले काम में दीक्षा हासिल करके अपना जीवन शुरू कर लेते हैं। गैरी की पहली गर्लफ्रेंड लीजा तो एक गोरी लड़की थी। स्कूल में उससे 2 क्लास आगे थी, यानी कि उससे 2 वर्ष बड़ी थी। स्कूली शिक्षा के साथ साथ दोनों एक दूसरे को यौन शिक्षा में भी पारंगत करने लगे। जब गैरी के माता पिता ने आपत्ति उठाई तो दोनों अलग रहने लगे। इंग्लैंड का भी अजब सिलसिला है कि 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की दुकान से सिगरेट नहीं खरीद सकती, किंतु माँ बन सकती है।
वयस्क हुए बिना विवाह नहीं हो सकता, किंतु माँ बना जा सकता है। दोनों अभी काम तो करते नहीं थे। एक और टीनेजर माता पिता। सोशल सिक्योरिटी की सहायता जिंदाबाद। दोनों को लगा कि जीवन की गाड़ी पटरी पर बैठने लगी है। मनप्रीत के जीवन की गाड़ी तो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। गैरी की भाषा में उसकी जीवन की गाड़ी डी रेल हो गई है। गैरी और मैनी, हाँ, गैरी और मनप्रीत के सभी दूसरे मित्र मनप्रीत को मैनी ही कहकर पुकारते हैं। गैरी अपनी बेटी रीटा और पुत्र कार्ल को अपने साथ ले गया है। विद्रोही प्रवृत्ति का गैरी भी मैनी के इस निर्णय का साथ अधिक दिनों तक नहीं दे पाया। मनप्रीत ने यह निर्णय लिया, ये बात भी सच है। इंग्लैंड के अधिकतर युवा वर्ग की ही भांति मनप्रीत भी फुटबॉल के खेल की पागलपन की सीमा तक दीवानी है। आर्सेनल उसकी प्रिय टीम है और उसका सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी बीफी डेविड उसका प्रिय खिलाड़ी। डेविड गैरी का मित्र भी है और ठीक गैरी ही की तरह उसे भी भारतीय मूल की लड़कियां विवाहित जीवन को अधिक स्थायित्व प्रदान करने वाली लगती हैं। गैरी और डेविड एक ही स्कूल से पढ़े हैं। यदि मैनी गैरी को पसंद थी तो डेविड को जया। जया भी मैनी ही की भांति लंदन में जन्मी थी, किंतु उसकी परवरिश अधिक संस्कार युक्त है। उसके माता पिता ने उसे बहुत नपेतुला ढंग से पुत्री के व्यक्तित्व में इंग्लैंड और भारत के संस्कारों का मिश्रण पैदा कर दिया है। जया के व्यक्तित्व में ठहराव है, जबकि मैंने तो इतनी विद्रोही प्रवृत्ति की है कि डॉक्टर द्वारा तय किए गए समय से 6 सप्ताह पहले इस दुनिया में आदम की। उसे कभी कभी जया से ईर्ष्या होने लगती। जया के चित्र समाचार पत्रों की सुर्खियां बन जाते हैं। लाखों की आमदनी है, महलनुमा घर। जया है भी तो भारतीय संगीत में पारंगत। भारतीय और पश्चिमी संगीत के फ्यूजन के शो करती है। उसके सीडीज और कैसेट्स भी लाखों की संख्या में बिकते हैं। बेचारी मैनी, रेलवे ड्राइवर की पत्नी। गैरी तो बस किसी तरह 3 बेडरूम का घर ही खरीद पाया, और वह भी किश्तों पर। हर महीने 550 पाउंड तो मॉर्गेज की किश्त में निकल जाते हैं। उसका जीवन तो मॉर्गेज और किश्तों का जीवन है। मैंने स्वयं भी तो डेनहैम्स में सेल्स वुमन रही है। कितना विशाल स्टोर है। अस्थिरता मैंने के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। जब जी चाहा नौकरी की, जब चाही छोड़ दी। पिछले 10 वर्षों में 7 नौकरियां बदल चुकी है। 2 बार तो बच्चे होने पर ही नौकरियां छोड़नी पड़ी थी। कभी गैरी के साथ विदेश यात्रा पर जाने के लिए छुट्टी नहीं मिली तो नौकरी से त्याग पत्र। आज तो सारा जीवन ही उसे त्याग पत्र थमाकर आगे बढ़ गया है। भूख प्यास भावनाएं एकाएक उसका साथ छोड़ गई। कहीं छुप गए हैं क्या? अपनी गलती को स्वीकार करने का मादा मनप्रीत में है। उसने तो जीवन भर वही किया है जो उसके मन ने चाहा है। सामाजिक नियमों की सीमा की उसने परवाह ही कब की है। जया की खुशियों से मन ही मन त्रस्त रहने वाली मैनी जब रीटा और कार्ल को देखती है तो एक विचित्र सी प्रशंसा का आभास होता। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि जया मां नहीं बन सकती। प्रकृति के नियम भी तो विचित्र हैं। भगवान सब कुछ देकर भी कहीं न कहीं तो कटौती कर ही लेते हैं। डेविड को बच्चों का बहुत शौक है और बस चले उसका तो गोलकीपर से लेकर सेंटर फॉरवर्ड तक पूरी टीम ही घर में बना लेता। किंतु उसका जया के प्रति समर्पण इतना संपूर्ण है कि उसने अपने मन की बात को कभी जया तक पहुंचनी नहीं दी। जया और डेविड के साथ अपनी दोस्ती का रौब तो मैनी गांठ ही लेती है। जया को भी मैनी और उसके बच्चों से मेल मिलाप भाता है। एक विचित्र से अपनेपन का एहसास होता है उसे। वह कार्ल और रीटा के लिए क्रिसमस के उपहार खरीदना कभी नहीं भूलती, और ये दोनों बच्चे भी बेसब्री से अपने जन्मदिन और क्रिसमस की प्रतीक्षा करते रहते हैं, क्योंकि जया आंटी महंगे महंगे उपहार जो देती है। डेविड कहीं भी मैच खेलने जाता है तो जया मैनी और गैरी सदा ही मैच में उपस्थित रहते हैं। डेविड जब जब गेंद लेकर विपक्षी पाले की ओर भागता तो तीनों लगभग लगभग पागलों की भांति तालियां बजा बजा कर प्रसन्नता का प्रदर्शन करते। मैच जीतने के पश्चात डेविड जया को गले मिलता और उसका चुम्बन ले लेता। गले तो वो गैरी और मैनी के भी मिलता। मैनी को वो गाल पर चुम्बन देने का प्रयास करता तो मैनी अति उत्साह का प्रदर्शन करते हुए डेविड के होठों को ही चूम लेती। गैरी अपनी पत्नी के पागलपन से परिचित है, किंतु इस बात को लेकर उसके मन में कोई संदेह या विषाद नहीं है। डेविड तो सदा से ही मैनी का हीरो रहा है।
वह हर प्रकार से उसे रिझाने का यत्न करती है, किंतु सामने से कोई अनुकूल प्रतिक्रिया न मिलने के कारण मन मारकर ही रह जाती है। यदि डेविड मैनी में थोड़ी सी भी रुचि दिखाए तो वो तो एक बार फिर सारी सीमाएं तोड़ने को तैयार है। कभी कभी हैरान भी होती है मैनी कि अंग्रेज होकर भी डेविड पारिवारिक बंधन और सीमाओं का इतना आदर कैसे करता है। यहाँ तो हर कोई किसी भी दूसरे के बिस्तर में घुसने को तैयार रहता है। वैसे भी डेविड के बारे में खासे चटपटे समाचार तो वह समाचार पत्रों में पढ़ती रहती है, फिर भी वह समझ नहीं पाती कि जया में ऐसा क्या आकर्षण है कि डेविड को उसके व्यक्तित्व के साथ बंधे रहने पर मजबूर कर देता है। मैंने मुझे हमेशा एक अपराध बोध सालता रहता है। 5 वर्ष हो गए हमारे विवाह को। हम दोनों तो परिवार नियोजन के लिए कोई सावधानी भी नहीं बरतते रहे। फिर भी पिछले 1 वर्ष से तो नॉर्थ हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम और जाने कहाँ कहाँ के चक्कर लगा चुकी हूँ, डेविड को बिना बताए। जया बता रही थी, भारत से कितने गंडे ताबीज भी मंगवा चुकी हूँ, पहन चुकी हूँ। अब तो डॉक्टर ने लेकिन साफ साफ कह दिया है कि मैं माँ नहीं बन सकती। तो तुम दोनों कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते? अरे मैं तो सदा इसके लिए तैयार हूँ, किंतु डेविड को आपत्ति है। उसके हिसाब से अपना बच्चा अपना होता है, उधार के बच्चे में वह बात नहीं होती। और उसे शक है कि वह उस बच्चे के साथ कभी भी उतना जुड़ पाएगा जितना कि एक प्राकृतिक लालन पालन के लिए आवश्यक है। तो क्या हल सोचा है तुम दोनों ने? मैंने तो यहाँ तक सुझाया था कि हम किराए के कोख का इस्तेमाल कर सकते हैं। किराए के कोख? हाँ, आज तो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि आर्टिफिशियल से सीमेंस के जरिए कुछ भी हो सकता है। इस पर डेविड की क्या प्रतिक्रिया है? मैनी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जया भी स्थिति को समझ रही थी। उसने बात आगे बढ़ाई, तुम तो जानती हो कि यदि डेविड चाहे तो गोरी लड़कियों की कतार लग जाएगी उसके बच्चे की मां बनने के लिए। दरअसल उसे इन गोरी लड़कियों पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। कल को क्या गुल खिलाए, कोर्ट में कोई केस फाइल कर दे। यहाँ तो पैसे के लिए बात बात पर अदालत के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं लोग। मैंने तो सुना है कि ऐसे मामले में सब कुछ पहले ही लीगल तरीके से तय कर लिया जाता है। डेविड सोचता है कि यदि मेरा और डेविड का बच्चा होता तो एंग्लो इंडियन शक्ल का होता, इसलिए वह किसी इंडियन लड़की की तलाश में है ताकि देखने में भी वह बच्चा हमारा बच्चा लग सके। मैंने विचारों की गति से भी तेज विमान पर सवार हो गई थी। डेविड की सोच पर वारी वारी जा रही थी। हर पहलू पर कितना विचार करता है, तभी तो फुटबॉल में भी इतना सफल है। कहीं ना कहीं से तिकड़म लगाकर गोल कर ही जाता है। उसकी उड़ान को धरती पर ले आई जया। किस सोच में डूब गई मैंने। यार ये काम तू क्यों नहीं कर लेती? तेरा बच्चा तो वैसे भी मुझे अपना सा ही लगेगा। सोच, तेरा और डेविड का बच्चा हमारा वारिस बनेगा। जया इसके बाद और ज्यादा कुछ बोली नहीं, चली गई। परंतु मैनी के पूरे व्यक्तित्व को झिंझोड़ गई। 4-5 दिनों तक तो मैंने अपने परिवार तक से कटी रही। गैरी ने सोचा शायद मासिक धर्म के कारण ऐसा हो रहा है। महीने के 4-5 दिन तो मैंने ऐसे ही चुप हो जाया करती है, या फिर चिड़चिड़ापन से तो चुप्पी कहीं बेहतर है। मैंने जैसे अपने भीतर ही भीतर अपने आप से लड़ रही थी। डेविड को देखकर उसके मन में हमेशा से ही बहुत कुछ होता रहा है। वह समाज के दकियानुसी नियमों को वैसे ही कब मानती है। किंतु गैरी डेविड का मित्र है और डेविड ने इस मित्रता का सम्मान सदा ही बनाए रखा है। जया की एक बात बार बार सुनार के ठुक ठुक की तरह उसके दिमाग पर प्रहार कर रही थी। सोच, तेरा और डेविड का बच्चा हमारा वारिस बनेगा। लेकिन क्या गैरी मान जाएगा? और फिर एकाएक उसके भीतर एक निर्लज्ज कामना जाग उठी। क्या डेविड उसे प्राकृतिक तरीके से गर्भवती बनाने पर राजी हो जाएगा? यदि ऐसा हो जाए तो उसे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि वह तो जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि का एहसास पा जाएगी। परंतु क्या डेविड, बात पहले डेविड से करे या फिर गैरी से? कभी दूध वाला भैया हुआ करता था गैरी। दूध की गाड़ी में लोगों के घरों तक दूध पहुंचाया करता था। वो हिंदी का एकमात्र शब्द ही समझ पाता था, दूध वाला। एक घर में वह जब भी दूध की बोतलें छोड़ने जाता तो वहां एक बच्चा अपनी माँ को आवाज देकर कहता, मम्मी दूध वाला आया है, दूध वाला।
दूध वाला गैरी अचानक ब्रिटिश रेलवे में ड्राइवर बन गया। यही तो कमाल है इस देश का। मनुष्य अपने जीवन की गाड़ी की पटरी कभी भी बदल सकता है। भारत की तरह नहीं कि एक नौकरी पकड़ी तो सारा जीवन उसी से लड़ते जूझते रहो। आज गैरी का रेस्ट डे है, यानी कि छुट्टी। पर गैरी आज भी ओवरटाइम के चक्कर में काम पर गया है। उसे जब जब छुट्टी के दिन काम पर बुलाया जाता है वो अवश्य काम पर चला जाता है। इसी तरह थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो जाती है और परिवार की छोटी छोटी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। गैरी की रेल पटरी पर चल रही है और मैनी की वैचारिक द्वंद्व कल्पना की उड़ान भरने में व्यस्त है। उसने निर्णय ले लिया वो डेविड से बात करेगी पहले। फोन जया ने उठाया था। जया, मैं मैनी। जया के कान कुछ सुनने को बेचैन हो रहे थे। उसने जानबूझकर मैनी को इतने दिनों तक फोन नहीं किया था ताकि मैनी को सोच विचार करने का समय मिल सके। हाँ जी, क्या हो रहा है? बच्चों का क्या हाल है? बाकी सब तो ठीक है। बाकी सब तो ठीक है जया। मुझे मुझे तुम जिस भंवर में छोड़ गई हो मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। तो फिर क्या सोचा तुमने मैनी? तुमने गैरी से बात कर ली? नहीं, गैरी से पहले मैं कुछ बातें डेविड के साथ करना चाहती हूँ। तो ठीक है, कल शाम को डेविड घर पर ही होगा, आ जाओ। नहीं जया, बात यह है कि मैं डेविड के बच्चे की माँ। मेरा मतलब है कि यदि मैं डेविड के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ तो कम से कम हम दोनों को अकेले में कुछ बातें साफ साफ करनी आवश्यक हो जाती है। कुछ पलों के लिए सोच में डूब गई जया। ठीक है, तुम दोनों अकेले में बातें कर लेना। वैसे भी मुझे रिहर्सल के सिलसिले में जाना था, आने में देर भी हो सकती है। आज मैंने ने अपनी सबसे प्रिय ड्रेस पहनी है, बाल भी विशेष रूप से पर्म करवाए हैं और चश्मे के स्थान पर कॉन्टैक्ट लेंस लगाए हैं। ईमान गंवाने का पूरा प्रबंध किया है मैंने ने। नहीं मैंने, ये संभव नहीं है जो तुम कह रही हो। वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। फिर गैरी मेरा दोस्त है, उससे छुपकर यह करना मॉरली गलत होगा। मैंने जब से जया के साथ विवाह किया है मेरे कदम कभी नहीं डगमगाए। तुम बहुत सुंदर हो, कोई भी इंसान तुम्हारे शरीर को पाकर गर्व का एहसास करेगा। पर यहाँ बात एकदम ही अलग है। इस समय हालात एकदम अलग है। ये तुम किस सदी की बातें कर रहे हो डेविड? मैंने कहा निर्लज अहम आहत हो गया था। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। निर्णय तो तुम्हें और मुझे करना है। इसमें जया या गैरी की तो कोई भूमिका है ही नहीं। मैंने, तुम एक बात भूल रही हो। तुम केवल गर्भवती होकर मेरे बच्चे को जन्म दोगी। उस बच्चे की माँ तो जया ही होगी। हाँ, हम दोनों तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल जरूर रखेंगे, तुम्हें स्नेह देंगे और इस काम पर होने वाले खर्चे के अतिरिक्त तुम मुझसे जो चाहोगी तुम्हें वो भी मिलेगा। डेविड ने आगे बढ़कर एक हल्का सा चुंबन मैनी के होठों पर अंकित कर दिया। आज पहली बार मैनी को ऐसा एहसास हुआ कि डेविड ने स्वयं मैनी के होठों को चूमा है। अन्यथा तो मैनी ही ऐसे अवसरों की तलाश में रहती थी। डेविड, क्या यह बच्चा उस एक पल की निशानी नहीं बन सकता जिसकी मुझे एक लंबे अरसे से प्रतीक्षा है? क्या तुम्हारा यह स्नेह कुछ पलों के लिए ही सही प्रेम या निर्लज्ज वासना नहीं बन सकता? मैं एक किराए के कोख की तलाश में हूँ। प्रेमिका तो मेरे पास पहले से ही है। जया से मुझे किसी किस्म की कोई शिकायत तो नहीं है। फिर तुम मेरे मित्र की पत्नी हो, मैं अपने मित्र पर वार नहीं कर सकता। हाँ, यह तुम्हारा एहसान जरूर होगा हम दोनों पर, और इसके लिए हम दोनों, मैं और जया, जीवन भर तुम्हारे ऋणी रहेंगे। स्टार सन, स्पोर्ट्स और डेली मिरर जैसे समाचार पत्र तो डेविड की एक भिन्न प्रकार की छवि दुनिया भर को दिखाते हैं। यह असली डेविड उस छवि से कितना अलग है। समाचार पत्र तो डेविड को कामदेव की तरह प्रस्तुत करते हैं, कभी किसी लड़की को चूमते हुए तो कहीं अपने नग्न वक्ष को दिखाते हुए, कभी लड़कियों से घिरे हुए तो कभी जया के वक्षों पर सिर टिकाए हुए। इतनी गहरी निष्ठा रखता है तो जब बच्चा हो जाएगा तो किस प्रकार का पिता बनेगा? जमाने से एकदम अलग। मैंने सोच में पड़ी थी। वह डेविड को उसकी अनुपस्थिति में जी भरकर कोसेगी, किंतु उसका हृदय इतनी शक्ति बटोर पाने में असफल हो गया। उसे डेविड पर और भी अधिक प्यार आने लगा। मैंने ने कोई निर्णय ले ही लिया है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुमने ये बात सोची भी कैसे? अरे, डेविड तुम्हारा मित्र है,
अगर हम दोनों मिलकर जया और डेविड की सहायता नहीं करेंगे तो और कोई क्या बाहर वाला आकर करेगा? हम भी बाहर वाले ही हैं। यह उनका आपसी मामला है, वो जो करना चाहे करे। पर तुम क्यों अपने आप को इन चक्रों में डालती हो? अपना निजी मामला ही तो लेकर आई थी जया हमारे पास। अगर हम बाहर वाले होते तो हमारे संबंध इतने गहरे कभी न बन पाते। मैंने तुम हालत को समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। ऑल दिस इज गोइंग टू हर्ट यू। हो सकता है कि तुम इस समय ये सोचकर खुश हो रही हो कि तुम डेविड के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मुझे मालूम है कि इस पूरे इंग्लैंड की कोई भी लड़की या औरत डेविड के बच्चे की माँ बनकर बहुत प्रसन्न होगी। मगर तुम ये नहीं समझ पा रही, ये फैसला तुम्हें किस कदर तोड़ सकता है। बात एक दो दिन की नहीं है, पूरे 9 महीने हमारा सारा घर इस ख्याल के साथ लड़ता रहेगा कि हमारे घर में एक बच्चा आने वाला है जिसका बाप मैं नहीं, डेविड है। ये सब इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। गैरी, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं डेविड के बच्चे की माँ बनकर कोई महान काम करने वाली हूँ। बात केवल सहायता करने की है। मैं जया और डेविड की सहायता करना चाहती हूँ। और तुम तो जानते हो जया मेरी कितनी प्यारी सहेली है। वह कार्ल और रीटा को कितना प्यार करती है। और फिर सोचो, पूरे देश में उन्हें मेरे अलावा किसी पर इतना विश्वास नहीं है। क्या यह हमारे लिए गर्व की बात नहीं है? अरे इस झूठी शान और छलावे की दुनिया से बाहर आओ मैनी। तुम जया डेविड के जीवन के बाहरी ग्लैमर के पीछे बौराई से फिर रही हो। याद रखो, तुम मेरी पत्नी हो, एक रेल ड्राइवर की। 25,000 पाउंड सालाना पगार वाला रेल ड्राइवर। हम इस देश के लाखों लोगों से बेहतर जीवन जी रहे हैं मैनी। रेल पर कहीं भी जाना हो तो मुफ्त मुफ्त यात्रा। हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे हैं और मैं उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश में हूँ। तुम बने बनाए घर की नींव हिलाने की कोशिश कर रही हो मैनी। बहुत पछताओगी तुम भी गैरी कैसे मिडिल क्लास बातें करते हो? तुम सोचो जरा, हमारा बच्चा डेविड की सारी संपत्ति का मालिक बनेगा। हमारा बच्चा? मैं तुमको तब से यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वह हमारा तो क्या, तुम्हारा बच्चा भी नहीं रहेगा। यह सब इतना आसान नहीं होता। कल जब डेविड तुमसे डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करवाएगा कि तुम होने वाले बच्चे से कभी मिलने की कोशिश नहीं करोगी, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं होगा, तुम उसे कभी जता नहीं पाओगी कि तुम उसकी माँ हो। और बात केवल साइन करने की नहीं, जब वह सचमुच तुम्हें उस बच्चे से दूर कर देगा तब तुम देखती रहना। नहीं गैरी, तुम देखते रहना कि मैं कैसे हालत को अपने पक्ष में कर लूंगी। देन गो टू हेल। नरक क्या इसी को कहते हैं? पति और बच्चे छोड़ जाए, सभी नाते रिश्तेदार किनारा कर ले और इंसान अंधेरे बंद कमरे में अपने ही अस्तित्व से डरता रहे। यही तो है नरक। नरक की वह आग जिसकी तपिश तो महसूस की जा सकती है पर जो दिखाई नहीं देती। आज उसे हर आंख यही प्रश्न करती दिखाई देती है कि तुम ये क्या कर बैठी। गैरी तो कह भी रहा था कि तुम अभी तक मैंने जीवन की विषमताओं को समझ नहीं पा रही हो। जब सच्चाई सामने आएगी तभी तुम्हें मालूम होगा कि क्या खो गया, कहाँ खो गया। जया भी तो उस दिन यही कह रही थी कि मैंने हर समय एक विचित्र सी कमी महसूस होती रहती है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर में भी एक छोटे बच्चे की किलकारियों की आवाज गूंजे। मगर क्या करें? जया, क्या तुम भी मुझसे ऐसे दस्तावेजों पर ही हस्ताक्षर करवाओगी कि मैं होने वाले बच्चे से नहीं मिल सकती? मैं नहीं, भला तुम्हारे और मेरे बीच किसी दस्तावेज की क्या आवश्यकता है? हाँ, डेविड तो गोरा ब्रिटिश है। वो तो हर काम कानूनी ढंग से करने में विश्वास रखता है। अगर उसकी तसल्ली की खातिर कुछ एक जगह दस्तखत करना भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और इसी बहाने मेरी सहेली को कुछ पैसों की सहायता भी तो मिल जाएगी। आखिर तुम साल 1.5 साल की छुट्टी लोगी, तुम्हारा डिलीवरी के दौरान खाने पीने और डॉक्टर का खर्चा होगा। ये डिलीवरी किसी सरकारी अस्पताल में तो होगी नहीं, इसके लिए तो तुम्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ेगा। और अगर डेविड यह सब खर्चा करना चाहता है तो उसे करने दो। आज तो लगता है कि पागल खाने में भर्ती होना पड़ेगा। कितनी जल्दी सब बदल जाता है। एक अनुभूति के लिए मैंने ने क्या क्या खो दिया। सरोगेट माँ बनने के चक्कर में ना वह माँ रह पाई और ना ही पत्नी, बस सरोगेट ही रह गई।
गैरी के बार बार मना करने के बावजूद मैनी नहीं मानी। कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पहुंच गई। डेविड के वीर और मैनी के गर्भाशय एवं अंडों की जांच हुई। गैरी असहाय दर्शक बनकर सब देख रहा था। उसे शिकायत भी थी और आक्रोश भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैनी को अपने आप को इस समस्या में उलझाने की आवश्यकता ही क्या थी। और अब वह पल आ ही गया जिसकी मैनी को बेसब्री से प्रतीक्षा थी। मैंने तुम एक बार फिर सोच लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ कहीं ऐसा ना हो कि डेविड और जया को खुशियां देते देते तुम्हारे अपने जीवन से खुशियां हमेशा के लिए गायब हो जाए। अब सोचने जैसी स्थिति कहाँ रह गई है गैरी। अब तो बस मुझे वो काम कर दिखाना है जिससे तुम्हारे मित्र के जीवन में खुशियों की हल्की हल्की गुलाबी सी वर्षा होने लगे। मुझे जया के चेहरे की उदासी दूर करनी है। बात ये नहीं है मैंने, मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन डेविड को चाहती हो। मैं इसे तुम्हारा कसूर भी नहीं मानता। पूरे का पूरा देश ही उसका दीवाना है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम निर्लज्ज हो जाओ। गैरी, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैंने सेक्स के मामले में कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तुमने जीवन में सदा अपनी मनमानी की है। सोचो, डेविड और जया जिस बच्चे को जीवन भर प्यार देंगे, वो बच्चा मेरी कोख से जन्म लेगा। सोचकर ही मेरा मन पगला पगला जाता है। तो इसी पागलपन से बचने को कह रहा हूं मैंने। किंतु मैंने कहाँ मानने वाली थी। वह तो एक स्वच्छंद हवा में उड़ने वाला पक्षी है। आम मनुष्य के नियम उसे कहाँ बांध कर रख सकते हैं। आम गोरे पुरुषों की तरह गहरी गालियां नहीं देता। यदि वह गालियां दे पाता तो आज मैंने को गंदी से गंदी गालियों से नवाज देता। वह आज तक मैनी के माता पिता से नहीं मिला। उन्होंने मैनी के प्रेम विवाह के बाद से उन्हें अपने जीवन से निकाल बाहर किया है। उसके मन में विचार आया कि मैनी के पिता से बात करे। किंतु आज गैरी अपने ही विचारों से संघर्ष करता हुआ रेलगाड़ी चलाए जा रहा है। सिग्नल का रंग लाल है या हरा उसे ठीक से सूझ नहीं रहा। बेवन के शब्द उसके दिमाग में बार बार बज रहे हैं। यदि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है गैरी, तो आज काम पर मत जाओ। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और वही हुआ भी। गनर सबरी से साउथ एक्टन के बीच के लाल सिग्नल को गैरी देख नहीं पाया और स्पेड हो गया, यानी कि सिग्नल पास्ड एट डेंजर। उसकी इतने साल की बेदाग ड्राइवरी में एक लाल निशान लग गया। अब सारी इंक्वायरी होगी। किसी उल्लू के पट्टे को क्या मालूम कि गैरी का तो सारा जीवन ही लाल बत्ती से ग्रस्त हो गया है। मैंने को गर्भ ठहर गया है। वह प्रसन्न है। डेविड खुश है। और जया की भावनाओं को तो व्यक्त करने के लिए कोई शब्द किसी भाषा में सामर्थ्य नहीं रखते। उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए तो नई शब्दावली बनानी होगी, नए मुहावरे गढ़ने होंगे। मैंने के माध्यम से वह स्वयं ही गर्भवती हो गई है और मैंने अब उसे अपने भीतर चलता फिरता डेविड महसूस होने लगा है। यदि मैं डेविड के साथ संसर्ग कर भी लेती तो भी अंततः होना तो यही था। मुझे उसके बच्चे की माँ ही तो बनना था। और वह चुंबन जो डेविड ने मेरे ओठों पर अंकित कर दिया था, क्या आज की स्थिति में मैं उसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ? क्या उसे मजबूर कर सकती हूँ कि वह मुझसे शारीरिक संबंध बनाए? आज तो उसकी सारी आशाएं मुझ पर ही टिकी है। परंतु डॉक्टर ने तो उसके सामने ही कहा है कि मैं अगले 3 महीनों तक सेक्स से दूर ही रहूं, अन्यथा गर्भ गिरने का डर हो सकता है। मैं तो गैरी के साथ कितनी बार धोखा कर चुकी हूँ। रात को बिस्तर में बस आंखें बंद करके कल्पना कर लेती हूँ कि मैं डेविड की बाहों में हूँ। डेविड का प्रे कॉलोन कूल वाटर की गैरी के लिए भी खरीदने लगी हूँ। दोनों के शरीर से एक सी गंध आने लगी है। किंतु फुटबॉल के मैदान में खेल समाप्ति के पश्चात उसके पसीने की गंध तो मुझे दीवाना बना देती है। क्या डेविड मुझे एक गहरा चुम्बन भी नहीं दे सकता? मैंने आज खाना नहीं बनाया क्या? गैरी की आवाज उसे विचारों की दुनिया से खींचकर ठोस सच्चाई के धरातल पर ला पटकती है। वो अपने विचारों में ऐसी खोई हुई थी कि भोजन तैयार करने का तो उसे ख्याल ही नहीं आया। गैरी डार्लिंग, मेरी तबीयत आज थोड़ी ढीली लग रही है। पिज्जा हट से पिज्जा मंगवा लो ना। बच्चों को भी चेंज हो जाएगा। हमने कल रात भी तो पिज्जा ही खाया था मैंने। तुम तो जानती हो कि मुझे बाहर का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे मोबाइल पर फोन करके बता देती कि तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कम से कम आते हुए रास्ते से मैं से कुछ लेते आता। मैं ये रोज रोज बाहर का खाना नहीं खा सकता और ये हमारे बजट का तो सत्यानाश ही कर देगा।
इसके अलावा परिवार में गलत परंपराओं को भी जन्म देगा। मुझे तो अपनी माँ का तरीका। प्लीज गैरी, अब दोबारा शुरू मत करना। पहले ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम तो जानते हो कि इन दिनों मुझे कितनी उल्टियां होती है। सारा सारा दिन परेशान रहती हो। तो क्यों रहती हो परेशान? किसके लिए? मैंने मना किया था ना। मैंने ही तुम्हारा हर्ट हमारे जीवन को तहस नहस कर देगा। हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं गैरी। तुम इस काम की महानता को समझ ही नहीं रहे हो। देखो बहनी, मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूँ। मेरी आकांक्षाएं इच्छाएं बहुत सीमित है। मुझे महान या भगवान बनने का कोई शौक नहीं है। मैं केवल एक बात जानता हूँ कि तुमने मेरा कहना नहीं माना। बस अब तो यह कला हर रोज घर में होनी है। किंतु मैंने को अभी भी कहीं अपराध बोध का एहसास जरा भी नहीं होता। वो समझ नहीं पा रही है आखिर उसका पति इतनी छोटी सी बात से इतना परेशान क्यों हो जाता है। फिर हर दोपहर जब जया पहुंच जाती उसका हाल जानने, तो एक बार फिर वह अपने निर्णय पर अडिग सी खड़ी हो जाती। आजकल जया उसका बहुत ख्याल रखने लगी है। मैंने क्या खाएगी, मैंने क्या पहनेगी, कब सोएगी, कब जागेगी, सभी कुछ तो मैंने के लिए तय करती है जया। मैंने के लिए मदर केयर के ढीले गाउन ले आई है जया। मैंने के कमरे में सुंदर से बालक का चित्र भी टांग दिया गया है। डेविड भी कभी कभी फोन करके मैंने का हाल पूछने लगा है। हैरान हो रहे रीटा और कार्ल, वे दोनों सहमे रहते हैं। उनके डैडी और मम्मी के बीच तकरार पूरे घर को तनावग्रस्त बनाए रखती है। वो दोनों हैरान है, परेशान है। ये सब क्या हो रहा है? उनके दिमाग छोटे हैं, समस्याएं बड़ी हैं। समझ आए भी तो कैसे? वे दोनों जानने को भी बेचैन है कि उनके माता पिता को अचानक हुआ क्या है। माँ अचानक बीमार बीमार क्यों रहने लगी है, और वह पिता जो माँ के छींकने भर से उसके लिए दवाइयाँ लाने को बेचैन हो उठता था, अचानक उनकी बीमार माँ को डांटने क्यों लगा है। माँ तो अस्पताल के चक्कर लगा रही है, फिर भी पिता इतना निष्ठुर और कठोर व्यवहार कर रहा है। और माँ को अस्पताल ले जाने के लिए विशेष तौर पर जया आंटी आने लगी है। जया आंटी आजकल कुछ अधिक ही घर आने लगी है। पहले तो केवल उनके लिए उपहार लाया करती थी, किंतु आजकल तो सब कुछ मम्मी के लिए आता है। कभी खाने के लिए तो कभी पहनने के लिए। मम्मी के पास तो पहले से ही कितने अधिक कपड़े। और फिर मम्मी और जया आंटी आजकल बहुत खुसर पुसर करने लगी हैं। दोनों खुलकर बात नहीं करती हैं, बस धीमी धीमी आवाज में बोलती हैं। दोनों बच्चे इस बात से प्रसन्न भी हैं कि 2-3 बार तो डेविड अंकल भी घर पर आ चुके हैं। मोहल्ले में भी कार्ल और रीटा का रौब-दाब बढ़ गया है। आखिर बफी डेविड उनके घर आता है, इंग्लैंड का सबसे बड़ा फुटबॉल खिलाड़ी। और गैरी आजकल घर आने से कतराने लगा है। घर में रहता भी है तो टेलीफोन से चिपका रहता है। गैरी तो ऐसा नहीं था। वो तो सारा समय बच्चों के साथ हंसी ठट्टा करने वाला व्यक्ति है। फिर अचानक वो ऐसा व्यवहार क्यों करने लगा है? कल ही उसके मोबाइल फोन पर एक रोमांटिक किस्म का संदेश देखा था मैंने ने। शेरिल, हाँ यही तो नाम था। ये शेरिल कौन है? कोई नहीं है। कल तुम्हारे मोबाइल पर उसने दिल का चित्र बनाकर संदेश भेजा था कि आई लव यू। मैंने तो ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा। मैं जानना चाहती हूँ कि ये शेरिल कौन है। कंडक्टर है रेलवे में, स्ट्रेटफोर्ड डिपो में काम करती है। आजकल गाड़ी में कंडक्टर कहाँ होते हैं? सच सच बताओ, कौन है? कौन है ये बिच? जब तुम्हें रेलवे के बारे में कुछ पता नहीं है तो हर बात में अपनी टांग मत अड़ाओ। हम्म। कोई कुतिया तुम्हें लव मैसेज भेजे तो मैं उसका मुंह ना नोच लूंगी। और उसके बाद किसी एरे गेरे के लिए बच्चा पैदा करोगी तुम। ये सब नाटक रहने दो। अगर तुम मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर डेविड के लिए बच्चा पैदा कर सकती हो तो तुम्हें मेरे जीवन में, निजी जीवन में दखल देने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें हरगिज हरगिज ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हारा निजी जीवन? इस परिवार के अलावा तुम्हारी पर्सनल लाइफ है क्या गैरी? डोंट स्पॉइल माई लाइफ एनी मोर। मैं पहले ही तुमसे बुरी तरह तंग आ चुका हूँ। तुम्हारी जैसी बद दिमाग और बद मिजाज लड़कियां ही अपने पति का जीवन नरक बना देती हैं। अपनी इस जीत की तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी मैंने। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तो तुम्हारे साथ इससे बहुत ज्यादा कर सकता हूँ। मैंने बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। किंतु हमारे बच्चे, उनका क्या हुआ? तुम बच्चों का नाम लेकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि उनका ध्यान कैसे रखना है।
गैरी प्लीज शट अप मैनी, यू आर अ डर्टी बिच, यू डोंट अंडरस्टैंड लाइफ एट ऑल। आज मैंने डर गई है, घबरा गई है। क्या गैरी उसे छोड़ने के बारे में सोच रहा है? क्या सचमुच उसका शेरिल के साथ लफड़ा चल रहा है? उसने तो साफ साफ लिखा है कि वह गैरी को गरम गरम चुंबन भेज रही है। बेशर्म, उसे मेरा गैरी ही मिला। रेलवे में और भी तो कितने कुंवारे ड्राइवर हैं, फिर मेरा गैरी क्यों? क्या गैरी सच मुझसे नाराज है? क्या उसे मनाया नहीं जा सकता? दरअसल मैंने भी तो उसे मनाने की ठीक से कोशिश नहीं की, बस शेरिल का नाम लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया और भिड़ गई। आज रात उसे मनाने का प्रयास करूंगी। गैरी, तुम्हें याद है जब काल होने वाला था तो हम किस तरह अपनी सेक्सुअल जरूरतें पूरी करते थे? कितनी मुश्किल हुआ करती थी। गैरी, गैरी सो गए क्या? मैंने, अब मेरी इन बातों में कोई रुचि नहीं है। तुमने मेरी इच्छा के विरुद्ध जाकर डेविड का बच्चा पैदा करने का निर्णय लिया है ना। मैं इस पूरे तामझाम में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो बच्चा तुम्हारे भीतर कहीं हिलता है तो मेरा पूरा वजूद सुलगने लगता है। मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हारे प्यार में, मेरे प्यार में, मेरे समर्पण में ऐसे क्या कमी रह गई थी? मैंने तुम्हारे और मेरे बीच कभी कोई दूसरी औरत आई थी? फिर ये बच्चा कैसे आ गया? क्यों आ गया? मैंने, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने, तुमने इस घर की खुशियों में आग लगा दी है। ये कहकर गैरी मुंह फेर कर सो गया। मैंने का प्रयास विफल हो गया। क्या उसका दाम्पत्य जीवन भी ऐसी करवट बदल कर सोने वाला है? क्या उसका अपना गैरी पराया होने वाला है? अब तो केवल सुबह की प्रतीक्षा करनी होगी। सुबह डेविड और जया आने वाले हैं। अब तो डिलीवरी का समय भी निकट आता जा रहा है। डेविड ने अनुबंध की शर्त के अनुसार 500 पाउंड मैंने के बैंक खाते में जमा करवा दिए हैं। गैरी को अभी तक कुछ नहीं मालूम। गैरी को बताए या न बताए, अगर यह मुझे कल को छोड़ गया या फिर इन पैसों की लालच में ही रुक गया, अभी तो प्रतीक्षा करना ही उचित दिखाई देता है। मैंने की बीमारी का वास्तविक आनंद तो काल और रीटा ही उठा रहे हैं। हर रोज भोजन किसी न किसी रेस्टोरेंट से मंगा लिया जाता है। कभी कढ़ाई किंग से तंदूरी चिकन और सीख कबाब, तो कभी सैम चिकन या फिर पिज्जा हट या बर्गर किंग या फिर कुछ और। बस मौज मस्ती की बेला है। विचार मग्न है तो केवल गैरी। उसे बचपन से ही भारतीय मूल की लड़कियां पसंद आती थी। उसे गोरी चमड़ी हमेशा ही बदरंग और बेजान सी लगती थी। जानते हो गैरी, भगवान एक बहुत बड़ा बेकर है, यानी कि कुकीज बनाता है। यानी कि बिस्कुट। जो कुकीज जल गई वो तो उसने अमेरिका में भेज दी, जो कच्ची रह गई वो सब यहाँ यूरोप में है, और जो एकदम सही बनी, सही से सीखी, वो हम भारतीय हैं। तुम गोरे लोग भी नंगे पंगे होकर लाखों अरबों पाउंड के लोशन लगा लगा कर, सूर्य के नीचे लेट कर, टैनिंग कर करके हम जैसी चमड़ी बनाने का प्रयास करते हो। और जो अमेरिकी हैं वो भी फेयर एंड लवली लगाकर हम जितना गोरा होने की कोशिश में जुटे रहते हैं। खिलखिलाकर हंस पड़ी थी मैंने। गैरी की प्रेमिका ने हंसी हंसी में इतनी गहरी बात कर दी थी कि गैरी को समझ में आ गया कि क्यों उसे भारतीय लड़कियां ही सुंदर लगती है। जब से सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी बनी है, उसके विचारों को और अधिक बल मिल गया है। उससे गलती कहाँ हो गई जब वह अपनी मैनी को पूर्ण रूप से समर्पित है। वो अपने मित्रों के साथ पब तक नहीं जाता क्योंकि उसे मैनी के बिना अकेले कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगता था। तो फिर मैनी ने ऐसा क्यों किया? कल रात जब वह काम से लौटा तो उसके मन में छुपे मैनी के प्रति प्रेम ने सिर उठाया और वो बिस्तर में मैनी के पास पहुंच गया। नहीं गैरी, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी बहुत इनकन्वीनियंस होगी। गैरी उठकर नीचे बैठक में ही पहुंच गया। वहीं वीडियो में ब्लू फिल्म लगाकर शराब का गिलास भर कर बैठ गया। वह ब्लू फिल्म भी वही लाता था जिसमें भारतीय लड़कियां होती हो। फिर भी दिमाग को चैन नहीं मिल रहा था। जया और डेविड उसे परले दर्जे के मक्कार लग रहे थे। उसकी भोली भाली मैने को फंसा लिया। क्या उसे मैने पर नाराज होना चाहिए? क्या सचमुच कसूर उसी का है? कहीं वह भी किसी चाल का शिकार तो नहीं है? अचानक फिल्म में एक चेहरा थोड़ा जाना पहचाना सा लगा। अरे, यह तो बिल्कुल उसकी एक फ्रेंड से मिलता जुलता चेहरा है। क्या नाम है उसका?
नीना, शेरिल शेरिल उसे लिफ्ट अवश्य देती है, किंतु वो अपने मन का क्या करे जो कि भारतीय चमड़े को ही प्यार करना चाहता है। नीना तो बता रही थी कि वह तलाकशुदा है। शादी के 2 वर्षों के बाद ही तलाक हो गया था। सपने में नीना को देखते हुए शराब के नशे में चूर गैरी वहीं सोफे पर ही लुढ़क गया। 5,000 पाउंड की गर्मी के बावजूद मैंने के भीतर तक ठंड भरी हुई है। डर गई वह गैरी अब मैंने से बिल्कुल बात नहीं करता। अपना भोजन स्वयं बना लेता है या फिर बाहर से खाकर ही आता है। जब नीना का फोन पहली बार घर पर आया तो मैंने चौंकी थी। शरीर से छुटकारा पाना इतना मुश्किल नहीं था, पर भारतीय लड़की तो गैरी की कमजोरी है। आज तो मैंने भी मन ही मन वाहे गुरु से चली है कि मन्नत मान रही है कि उसके गैरी को बचा लो। संस्कारों से बच पाना इतना ही आसान है क्या मैंने? डिलीवरी को अभी 3 महीने बाकी हैं। रीटा और कार्ल तो नॉर्थविक पार्क अस्पताल में ही पैदा हुए थे। अब की बार तो मैनी प्राइवेट नर्सिंग होम का आनंद उठा रही है। उसे आज भी वह कैलेंडर याद आ रहा है जो उसके पिता भारत से लाए थे। शायद मर्फी रेडियो का कैलेंडर था। उसमें एक बेहद खूबसूरत बच्चा बना हुआ था। बच्चे ने अपने बाएं हाथ की अंगुली अपने होठों पर रखी हुई थी। उसके बाल लंबे लंबे थे, जैसे अभी मुंडन हुए ही ना हो। कुछ ऐसा ही बच्चा वो डेविड को भेंट करना चाहती है। फिर सोचती है, चलो मान भी लो कि डेविड इतना क्रूर हो जाए कि उसे बच्चे से मिलने ही ना दे, किंतु उस बच्चे के चेहरे में क्या उसे मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा? जैसे जैसे डिलीवरी का समय निकट आता जा रहा था, जया और डेविड मैनी के निकट आते जा रहे थे और गैरी गैर बनता जा रहा था। कार्ल और रीटा भी मैनी के बिना जीने के आदी बनते जा रहे थे। टेलीविजन में कार्टून नेटवर्क, एमटीवी और साथ में चिप्स या पॉपकॉर्न, बस यही तो कर रहे थे। फिर एक रात अचानक मैनी को पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना अधिक था कि उसे अपने किए पर आश्चर्य करने का भी अवसर नहीं मिला। गैरी को उठाने के स्थान पर उसने जया को फोन लगाया। उसके फोन नीचे रखते रखते ही जया और डेविड वहां पहुंच गए थे। गैरी तो शराब के नशे में धुत गहरी नींद में सो रहा था। पुत्र पैदा हुआ था। अरे, यह तो हूबहू तुम्हारी शक्ल की कार्बन कॉपी लग रहा है। जया अपनी प्रसन्नता रोके नहीं रोक पा रही थी। मैंने को कहाँ मालूम था कि उसका जीवन भी अब असली जीवन की कार्बन कॉपी बनने जा रहा है। मूल प्रति तो कहीं खो जाने वाली है, और यह कार्बन कॉपी भी सत्यापित प्रति नहीं है। कार्बन भी मुड़ा तोड़ा है। कॉपी पर सिलवटें साफ दिखाई दे रही है। जया, कहाँ है बच्चा? मुझे भी तो देखने दो ना, कैसा लगता है? वो क्या है ना मैनी कि अभी जेफ सो रहा है। जब जागेगा तो तुम्हारे पास ही तो लाएंगे। तुमने उसका नाम भी रख दिया जया? नाम तो उसके पैदा होने से पहले ही रख लिया था, डेविड के दादाजी के नाम पर। लेकिन तुम लोगों ने मुझसे तो कभी बात भी नहीं की। मैंने अभी तुम आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने आराम ही करती रह गई। कब डेविड और जया अपने जेफ को लेकर चले गए उसे तो पता भी नहीं चला। अब डेविड तो डेविड, जया भी टेलीफोन पर बात करने के लिए नहीं आ रही थी। दोस्ती प्रगाढ़ होने के स्थान पर सदा के लिए समाप्त हो गई। मैंने को समझ में ही नहीं आया कि उसका कसूर क्या है। थकी हारी मैंने अस्पताल से मिनी कैब लेकर घर पहुंची तो घर में कोई था नहीं। उसने अपने पर्स से चाबियां निकालकर दरवाजा खोला। घर में एक वीरान, भयभीत कर देने वाली चुप्पी छाई हुई थी। गैरी अवश्य कार्ल और रीटा को बाहर ले गया होगा, शायद मैकडोनाल्ड तक। मैनी ने फ्रिज खोलकर कोका कोला की बोतल निकाली और गिलास में डालकर घूंट भरे। अरे, हमारी मैनी घर आ गई है। देखो तो कितना प्यारा बेटा है हमारा। हमारा काल बड़ा होकर पायलट बनेगा, पायलट। बाप तो रेलगाड़ी चलाता है, बेटा हवाई जहाज चलाएगा, हवाई जहाज। यादों की दुनिया से सच्चाई के संसार में वापस लौट आती है मैनी। टेलीविजन पर कुछ पत्र रखे हुए हैं। सबसे ऊपर गैरी के हाथ से लिखा हुआ रुक्का पड़ा हुआ है। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर नीना के साथ रहने चला गया है। अब उसे मैनी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। उसने लिखा है कि उसे वापस बुलाने की कोशिश बेकार होगी। अब मैंने चाहे तो अपने कोख को किराए पर देने का धंधा शुरू कर सकती है। बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। मैंने एक बार फिर जया को फोन मिलाती है। इस बार जया फोन पर बात करने के लिए आ जाती है। देखो मैंने, मैं आज तक तुम्हें साफ साफ कहने से बचती रही
कि तुम्हारा दिल टूट जाएगा। नाउ यू मस्ट रियलाइज दैट जेफ हमारा बेटा है, मेरा और डेविड का। हम तो अपने बच्चे से ही प्यार करते हैं। अगर तुम हमारे बच्चे से मिलोगी तो हम लोगों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। हम सबके लिए बेहतर यही है कि तुम अपना जीवन जियो और हम अपना। ठीक है, ये ठीक है कि हमने अपना बच्चे के लिए तुम्हारी कोख का इस्तेमाल किया है, पर उसका पूरा किराया भी तो हमने तुम्हें दे दिया है। कोख का किराया? क्या यही औकात है मैंने की? जेफ जया और डेविड के पास है और गैरी अपने बच्चों समेत नीना के पास। मैने के चारों ओर सन्नाटे से भरी चीखती दीवारें हैं, बस, और कुछ नहीं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी कोख का किराया, जिसे लिखा है तेजेंद्र शर्मा जी ने। कहानी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर लिखिएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।